बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। राम राम सर जी। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर जी आप? जय माता दी सर। जी मत्था टेक आरती करना सर नमस्कार सदाई सर। नमस्कार सर। राम जी राम सर। नमस्कार सर। सबको नमस्कार जी, सबको नमस्कार। अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। नमस्कार जी, नमस्कार। सर कृपया कल की वीडियो नहीं मिली सर। सर कल की वीडियो नहीं मिली सर। हाँ जी, क्या बता रहे हो जी? एक नंबर का आप वापस बता देंगे। आपने जो बताया था कि फादर के साथ अगर सन के रिलेशनशिप के बैक में होते हैं वो होते हैं फेथफुल रहते हैं और कल एक बार वीडियो एक्चुअली कोई वीडियो में कोई एरर आ गया है, वीडियो अपलोड नहीं हुई है कल की। एक बार वीडियो आप सुन लीजिए तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ रहेगा तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा मैडम जी। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ओके जी, सबको नमस्कार। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कल से हम करेंगे रिकॉर्डेड सेशन अफर्मेशन का, क्योंकि कल के बाद मुझे बाहर जाना है 10 डेज के लिए। तो फिर उसके बाद मैं आने के बाद क्लास करूंगा वहां से, लेकिन हम रिकॉर्डेड सेशंस मतलब करते रहेंगे। ठीक है जी। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मेरी तरफ से मैंने आप लोगों के न्यूमरोलॉजिस्ट के सर्टिफिकेट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। अब जो एग्जाम क्लियर करेगा उसको सर्टिफिकेट्स मिलते चले जाएंगे, जो एग्जाम क्लियर नहीं करेगा वो इंतजार करेंगे। मतलब नेक्स्ट राउंड कब आएगा? आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ। अभी हमारा कोर्स कम से कम पड़ा है जी न्यूमरोलॉजी का अराउंड 18 डेज का कोर्स। ठीक है जी, 18 दिन का कोर्स और है, जो कि बड़ा स्लो चल रहा है, पर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सीखेंगे। आप ही का फायदा, आपको प्रैक्टिस करने का प्रॉपर टाइम मिलेगा सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को। मेरे को आपसे एक दो विनती करनी है। सर 1 नंबर और 10 नंबर का सेम रहता है क्या? हाँ जी मैडम, 1 और 10 सेम रहता है। विनती ये है कि जिन भी व्यक्तियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, आप सभी व्यक्तियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, आप लोग एडमिन हैं, आप लोगों ने क्लास को प्रमोट करने के लिए काफी मेहनत करी थी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। बट अभी क्या चैलेंज आ रहा है कि हम सब ना एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जहां तक वहां भी गड़बड़ हो रही है। कल टेलीग्राम का ग्रुप हमने ओपन किया और आज सवेरे सवेरे उसमें 10 गाने किसी ने डाल दिए ग्रुप के अंदर। ठीक है, इस वजह से मेरे को ग्रुप वापस से क्लोज करना पड़ा वहां पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि हमें ना खुद सोचना है। मेरे हिसाब से तो हमारी क्लास में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हम नाबालिग कह सके। सभी वेल मैच्योर्ड लोग हैं हम, और फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है हमारे ग्रुपों के अंदर की मतलब अनवांटेड चीजें लोग डालना शुरू कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर। तो मेरी आप लोगों से विनती है, मैं ग्रुप दोबारा ओपन करूंगा, कृपया करके हम ख्याल रखें। और टेलीग्राम में जितनी पावर मेरे पास है उतनी पावर आप लोगों के पास भी, आप भी उस व्यक्ति को रिमूव कर सकते हो जो गलत तरीके से कोई भी पोस्ट डालता है। तो मेरी आपसे विनती है, या तो अपने ग्रुप के नाम चेंज करके आप बिकम ए न्यूमरोलॉजिस्ट रख दें अपने ग्रुप के नाम, क्योंकि ना बड़े अलग अलग नाम से हैं ग्रुप सारे के सारे। वो अलग अलग नाम होने की वजह से जब मैं आप लोगों को लिंक सेंड करता हूँ तो मेरा बहुत सारा टाइम उसी में इन्वेस्ट हो जाता है, अराउंड हाफ एन आवर। अगर एक ही नाम से होंगे तो एक ही सर्च में मैं आप सब लोगों को लिंक डाल पाऊंगा आसानी से। तो आप जो भी व्यक्ति एडमिन है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों को दो रिक्वेस्ट में करना चाहता हूँ। एक तो टेलीग्राम के लिंक को प्रमोट करें कि टेलीग्राम में हम एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति हम टेलीग्राम के ऊपर आ जाएं, और हम सबके लिए आसान हो जाएगा मटेरियल लेना। क्योंकि आगे जो सर्टिफिकेट्स है ना वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे सबको। अब पीडीएफ की फॉर्म में मैं 400 आदमी की ईमेल का डेटा बनाऊंगा, इससे अच्छा 400 व्यक्ति अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे तो मैं सारे पीडीएफ डाल दूंगा जिप फाइल बना के। तो सबके नाम से होंगे, आप अपना नाम सर्च करते ही आपको आपका सर्टिफिकेट्स वहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जिन लोगों ने पहले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम किया था, एनएलपी किया था, तो उनके भी सर्टिफिकेट्स पेंडिंग है, तो उनको भी वहीं पे सर्टिफिकेट्स मतलब मिल जाएंगे। अब क्या होगा क्या कि जब हम बाहर रहेंगे, मतलब मान लो मैं
टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं दूसरी साइड, तो मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मेरी आप सबसे विनती है, कृपया करके सभी व्यक्ति अपने ग्रुप के नाम पे बिकम ए न्यूमरोलॉजिस्ट लिख लें इंग्लिश में, और साथ में आप बना लीजिए टेलीग्राम लिंक को प्रमोट कर लीजिए अपने ग्रुपों में। मैक्सिमम व्यक्ति अगर हम टेलीग्राम पे होंगे तो हम सबके लिए अच्छा है। अदरवाइज किसी का सर्टिफिकेट अगर कभी रह गया ना, तो मुझे शिकायत नहीं करनी किसी ने भी, तो फिर उनको ऑफिस में आके लेना पड़ेगा गुड़गांव में सर्टिफिकेट अपना। ठीक है जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ की। ठीक है जी, कल की क्लास जो व्यक्तियों के काफी सारे मैसेज आए हैं, कल की क्लास किसी एरर की वजह से डाउनलोड ही नहीं हुई है। ठीक है, पहले तो क्लास ही कल हमारी 50% रिकॉर्ड हुई है, मतलब आज की क्लास भी स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, तो 50% क्लास हमारी रिकॉर्ड हुई है कल की, जहाँ से क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट हुई वहाँ के बाद की क्लास है नहीं है कल की हमारे पास। तो क्लास में आज रात को या कल सुबह सुबह आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। आपको कोई टेंशन लेनी और कोई कंफ्यूजन रखनी नहीं है। उसके पीछे कारण है कि अगर हम कंफ्यूज होंगे ना, तो हम अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन पाएंगे। हमें करना क्या है, हमें उसी वीडियो को 3 से 4 बार 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 देखना है। जितना आप बार बार उसको देखोगे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होती रहेगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी तो एंड मोमेंट तक हम क्लासेस को रिपीट भी करेंगे, मतलब जहाँ भी हमें रिपीट करने की जरूरत होगी हम क्लासेस को रिपीट भी कर लेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन आंसरिंग अगर हम 1-2 दिन के लिए स्किप कर दें और क्वेश्चन आंसरिंग की जगह हम मंथ कवर कर लें अपने कंप्लीटली, तो मेरे जाने से पहले आप लोगों के मंथ क्लियर हो जाएंगे सभी के। और मंथ आके हम ईयर के ऊपर क्लास शुरू करेंगे एंड सीधा रेमेडीज के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है जी, बस मुझे आप लोगों को यही मैसेज देना था। और मेरी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, कृपया ना हर एक शब्द को ध्यान से लें। ठीक है, मतलब हर एक शब्द को ध्यान से सुने। होता क्या है कि जो शब्द हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना, वही शब्द व्हाट्सएप पे आते हैं कि सर आपने ऐसा नहीं बोला क्लास के अंदर, वैसा नहीं बोला, जबकि हम वो शब्द ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं क्लास के अंदर। तो जितना हम शब्दों को ध्यान से सुनेंगे उतना हम सबके लिए बेनिफिशियली रहेगा। देखो जी, बहुत कम न्यूमरोलॉजिस्ट है मार्केट में, पैसा कमाने का अच्छा मौका है आप लोगों के पास। कृपया म्यूट कर लीजिए गूगल मीट पे। बहुत कम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की बात करते हैं। तो जब आप लोगों के प्रोफाइल स्कैनिंग करेंगे ना और लोगों को काउंसिल करने लगेंगे, तब आप कहोगे कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं किसी को कुछ बोलता हूँ तो चीजें बिल्कुल वैसी होती हैं। क्या मेरे अंदर इतनी पावर है कि मेरे बोलने से लोगों की थोड़ा आगे जाके रियलाइज होने वाली है। ठीक है, इसीलिए अभी फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया सभी बिल्कुल सीरियस होके मतलब क्लास को अटेंड करें, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दें जिससे हमें बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में बहुत ज्यादा। तो आज का टॉपिक है हमारा अप्रैल में और जून मंथ में जन्मे लोगों का लाइफ कैसी रहती है इन टर्म्स ऑफ कार्मिक नंबर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मंथ के नंबर की बात कर रहे हैं, सिर्फ मंथ के नंबर की। अप्रैल मतलब 4 मंथ, मई मतलब 5th मंथ, और 6 मंथ मतलब जून। इन 3 महीने, ये 3 महीने के जो व्यक्ति हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हो, ये आपके कार्मिक में आते हैं। लाइक मैं 1 नंबर हूं तो 6 नंबर अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रहा है तो 6 नंबर मेरा कार्मिक नंबर है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ। अगर मेरा नंबर 1 जनवरी है और मेरे मंथ का नंबर 6 जून है, तो जून मेरा कार्मिक नंबर है, जून मेरा कार्मिक नंबर है। और जैसे मेरा जन्मदिन है जून में, ठीक है, और 8 तारीख को मेरा बर्थडे है और जून में है, तो जून मेरा कार्मिक नंबर आ गया। किसी का बर्थडे है 1 तारीख को और अप्रैल में है, तो 4 उसका कार्मिक नंबर आ गया। आपको इस तरीके से करना है, जो भी आपका मंथ है, सिर्फ मंथ, वो आपका कार्मिक नंबर है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप तब समझ पाएंगे जब आप वो कर पाएंगे, क्या नाम है, जब आप ईयर की कैलकुलेशन को समझोगे, जो कि आगे आएगा। देखो ये इतना डीप कोर्स इसलिए जा रहा है क्योंकि फर्क होता है कि किसने आपको क्या पढ़ाया है। जहां से मैंने सीखा है ना, वहां हमने बहुत, मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस है 11 न्यूमरोलॉजिस्ट का। 11 न्यूमरोलॉजिस्ट से मैंने सीखे हैं न्यूमरोलॉजी। ठीक है, लगभग 11 न्यूमरोलॉजिस्ट से। तो आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ 11।
तो मेरा जो मैंने जितना डीप में सीखा उतने ही डीप में मैं सिखा भी पाऊंगा। अगर जो आजकल की न्यूमरोलॉजी है उसमें क्या चल रहा है कि ये नंबर है जी, इस नंबर का ये मूलांक है, ये भाग्यांक है, ये इसके अच्छे हैं नंबर हैं, ये इसके बुरे नंबर हैं, इसकी लव लाइफ ऐसी होगी और इसका बिजनेस करियर ये होंगे, चॉइस इसकी कर सकता है, बस यहाँ पे दैट्स इट हो जाता है न्यूमरोलॉजी। हमें यहाँ तक नहीं रुकना है, हमें पहले एक एक नंबर को समझना है। उसके बाद हम सीखेंगे डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब किसकी डिकोडिंग? खुद की डिकोडिंग करेंगे हम। खुद भी मेरे पास इतने सारे नंबर हैं और मेरी लाइफ में इतने सारे लोग हैं। अब नंबर आता है कोई एक जो मिसिंग है, कोई एक नंबर आया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, या 2 नंबर आया जो मिसिंग है, या 4 नंबर आए मिसिंग है। ये कौन है? मेरी जिंदगी में नहीं है ये नंबर, तो इसका मतलब मेरा इन नंबरों के साथ कोई कार्मिक नहीं है, और कार्मिक नहीं है तो मतलब ना मेरे लिए प्रॉफिटेबल नंबर है, ना ये मुझे लॉस देने वाले नंबर है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाले नंबर आगे। ना कि हमें उन नंबर्स के पीछे भागते चले जाना है कि हमें ये नंबर पूरा करना है। और हर व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी रेमेडी खुद करेगा सबसे पहले, फिर हम दूसरे की करेंगे। तो हम सिर्फ मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अभी मान लो 2 4 5 व्यक्तियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। जितने व्यक्ति डाल सकते हैं 2 4 5 10 अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, तो मेरे को उससे आइडिया होगा कि मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा चीजें, ठीक है जी। तो जिस मंथ में हमारा जन्म होता है वो हमारा कार्मिक नंबर होता है। और कार्मिक नंबर हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? मदर के रूप में मिलेगा, फादर के रूप में मिलेगा, वाइफ के रूप में मिलेगा, बच्चों के रूप में मिलेगा। तो आप देखिए उस नंबर्स के की पर्सनैलिटी आपको कहाँ पे इफेक्ट कर रही है, ठीक है। डिपेंड होता है, अगर मदर का आ गया कार्मिक नंबर, ठीक है, तो डजंट मीन कि मदर के साथ आपकी रिवेंज की रिलेशनशिप रहेगी। हो सकता है मदर को दुख भोगना पड़े बच्चे की वजह से। गेटिंग माय पॉइंट? उल्टा भी होता है इन नंबरों के अंदर। तो अप्रैल में जन्मे जो लोग होते हैं, देखिए जैसे डेट ऑफ बर्थ आ रही है 26/1/1971, तो 26 जो है वो डेट हो गई और 1 हो गया मंथ, मतलब एक नंबर उनका कार्मिक नंबर हो गया। किसी का आ गया 15/2 तो 2 नंबर कार्मिक नंबर, किसी का 16 सितंबर तो सितंबर कार्मिक नंबर। इस तरीके से मतलब आपने कार्मिक को काउंट करें। कार्मिक कौन है? कार्मिक है मेरे फैमिली मेंबर, कार्मिक नंबर है मेरे फैमिली नंबर, और अदर कार्मिक है मेरी बाहरी वर्ड, मतलब मेरा ऑफिस, मेरे बॉस, मेरे पड़ोस, वो सारे मेरे अदर नंबर में आ गए। तो कार्मिक नंबर के ऊपर मैं आपको एक और थ्योरी बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आपके मान लो किसी भी व्यक्ति का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, किसी भी व्यक्ति का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, या किसी का भी जीवन में किसी अपनी वाइफ के अलावा गर्लफ्रेंड है या कोई और है और उनके साथ उनका संबंध है, तो आप देखना वो आपके कार्मिक नंबर में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। वो व्यक्ति आपकी डेट ऑफ बर्थ में शामिल जरूर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू समाज और सोसाइटी इसकी थ्योरी अलग है इन चीजों की, बट अकॉर्डिंग टू कर्मास इसकी थ्योरी बिल्कुल अलग है। तो वो व्यक्ति हमारे कार्मिक नंबरों में आएगा ही आएगा। टेम्परेरी रिलेशन जितने होते हैं आपके जीवन के अंदर वो आपके कार्मिक नंबर में काउंट होते हैं। आपके परमानेंट रिलेशंस आपके कार्मिक नंबर में काउंट होते हैं। जैसे हमने कहा ना मिसिंग नंबर्स की हम बात कर रहे हैं कि मिसिंग नंबर नो प्रॉफिट नो लॉस वाले होते हैं। वो मिसिंग नंबर आपके कार्मिक नंबर, वही वही टेम्परेरी रिलेशंस आपके मिसिंग नंबर्स में मिलेंगे सबसे ज्यादा। जो आप याद करो कि आपका कोई फ्रेंड था, रिलेटिव था, कुछ था जो टेम्परेरी आपकी लाइफ में आया और चला गया, आप देखना उसकी डेट ऑफ बर्थ को उठा के देखना, उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपके नंबर मिलेंगे ही नहीं। जो डेट ऑफ बर्थ होगी ना आपकी, वो नंबर मिसिंग होंगे वहां पे पूरे के पूरे। जो जो आपके मिसिंग नंबर है उनमें वो कहीं ना कहीं स्टैंड करता होगा। तो इतनी गहराई है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि जब आप पढ़ मतलब अंक गणित है कभी खत्म ना होने वाला है वैसे तो, लेकिन फिर भी इतनी गहराई से आपको मतलब जब आप सोचने लगोगे चीजों को तब आपको पता लगेगा कितना डीप तक चलती है न्यूमरोलॉजी, ठीक है जी। और एक चीज और मैं बार बार कहूंगा कि घबराइए मत। जो वर्ड आप मुझे लिख के भेजते हैं ना वो वर्ड्स यूज मत कीजिए। आप लिख के भेज रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं इतने टाइम से खाली हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा कहीं काम नहीं बनता है, 3 महीने से जॉब मिलती है उसके बाद मैं खाली रहता हूँ। जब मैं वो मैसेज पढ़ता हूँ ना मैं एकदम से इग्नोर कर देता हूँ। उसके पीछे कारण है आप
इसको पॉजिटिव वर्ड में लिख के देखिए कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब कब तक मिलेगी, ना कि आप ये लिखिए कि मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिलती है, मैं परेशान हूँ। आप लिखिए कि मेरी जॉब में स्टेबिलिटी का इश्यू है, जिसको रिसॉल्व करने के लिए मैं रेमेडी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप इतनी नेगेटिव लैंग्वेज अगर लिखेंगे अपनी रेमेडी के लिए, तो पॉजिटिव रिजल्ट तो बहुत लेट हो जाएगा, हमसे बड़ा दूर चला जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि शब्दों में वाइब्रेशन है। तो मैं कई बार मैसेज पढ़ता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि कहीं इनको पढ़ के मैं अभी तो अफर्मेशन नहीं देने लगा खुद को, इस वजह से मैं मैसेज इग्नोर करता हूँ चीज़ों को। बस मैं इतना लिखता हूँ, जॉब प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप इशू, इसके आगे मैं मैसेज में से कुछ भी नहीं उठाता, सिर्फ इतना ही डेटा मैसेज से उठाता हूँ मैं आपके। तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम भी कैसे बतानी है। प्रॉब्लम भी ऐसे बताओ कि बोलते हुए सोल्यूशन मिल जाए आपको। ठीक है जी, बोलते हुए मुझे पता है मेरा करियर बहुत ब्राइट है, बट अभी कब से स्टार्ट होगा, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं इस बात को। ठीक है, कि हम अपने करियर की चिंता करें कि मेरे करियर का क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। अगर हम मान लेंगे तो सब अच्छा होगा, हम नहीं मानेंगे तो सब जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ओके, अप्रैल मंथ में जन्मे लोग कैसे होते हैं? नंबर 1, एज ए लवर, अप्रैल मंथ में जन्मे लोग फ्लर्टी होते हैं, स्मार्ट होते हैं। लव रिलेशनशिप के अंदर ये लोग, मतलब जहाँ हम रिश्तों की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये व्यक्ति फ्लर्टी होते हैं। ठीक है जी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की अगर बात की जाए, तो अप्रैल मंथ में जन्मे जो हस्बैंड होते हैं वो सुंदर होते हैं, मतलब वाइफ भी सुंदर होती है। अप्रैल अप्रैल के लोग सुंदर होते हैं जो अप्रैल मंथ में जन्म लेते हैं। क्रिएटिव होते हैं, बट घमंडी भी होते हैं। इसी वजह से इनके पारिवारिक रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम आती है। अप्रैल मंथ का हस्बैंड हो या वाइफ, ईगो कहीं ना कहीं एक दूसरे को, पर्सनैलिटी को जब कंपैरिजन करते हैं आपस में, मतलब वाइफ कह देगी हस्बैंड को कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट दिखती हूँ, या हस्बैंड कह देगा वाइफ को कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट दिखता हूँ। ये इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं अपनी लाइफ में। इनके पर्सनल रिलेशन में नोक-झोंक रहती है अप्रैल मंथ के जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं। मतलब हस्बैंड और वाइफ का मतलब ये नहीं है कि जो अप्रैल में जन्मे हैं दोनों। हस्बैंड मतलब जो लड़के मैन हैं, वो जो अप्रैल में जन्मे हुए मेल हैं वो, और वाइफ मतलब अप्रैल मई में जन्मी फीमेल हैं वो। सिर्फ अप्रैल मई में जन्मे लोगों का डेटा उठा लेते हैं, मतलब एक तरीके से हम। ठीक है जी। यंग एज में ये फ्लर्टी रहेंगे, और आफ्टर दैट इनके नोक-झोंक जो होती है वो सिर्फ एक रीजन से सबसे ज्यादा होती है, घमंड की वजह से होती है। ठीक है जी। जिनके बच्चे अप्रैल मंथ में पैदा हुए हैं, ठीक है जी, जिनके बच्चे अप्रैल मंथ के हैं, वो ध्यान रखिए, अप्रैल मंथ वाले बच्चे नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है एज ए पेरेंट्स जो हैं। एज ए पेरेंट्स जब लोग आपको आके कहेंगे ना कि जी हमारा बच्चा झूठ बोलता है या बातें छुपाता है, तो आप सीधा बोलना क्या अप्रैल का है क्या आपका बच्चा, अप्रैल मंथ में पैदा हुआ है? तो जवाब आपको सामने से मिलेगा यस। ठीक है, अप्रैल वाले, क्योंकि ऐसी हरकतें करते हैं अप्रैल मंथ वाले, शरारती होते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिनकी वजह से कि इनको बातें छुपानी पड़ती हैं। इस वजह से ये झूठ बोलते हैं बच्चे, अप्रैल मंथ के जो होते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। एज ए फादर, अप्रैल मंथ का व्यक्ति, एज ए फादर अप्रैल मंथ का व्यक्ति थोड़ा सा अपने बच्चों को लेके केयरलेस एटीट्यूड यूज करते हैं। ठीक है, केयरलेस एटीट्यूड यूज करते हैं। फादर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फादर बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनका खुद का नेचर वैसा होता है, तो अपने बच्चे को क्या कहते हैं, करने दो जो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये वाला एटीट्यूड रहता है फादर का रिलेशनशिप में बच्चों के साथ। और मदर की बात की जाए अप्रैल मंथ के अंदर, तो मदर बच्चों के प्रति जरूरत से ज्यादा केयरिंग होती है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा केयरिंग भी प्रॉब्लमस्टिक है, और जरूरत से ज्यादा ढीला छोड़ना भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्या होता है, अप्रैल मंथ के जो पेरेंट्स होते हैं ना, जिनके जन्म अप्रैल मंथ में हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके एक स्टेज पे आके बच्चों के साथ नोक-झोंक
स्टार्ट होती है। नोकझोंक मतलब विचारधारा के साथ अप्रैल वालों की, ठीक है जी। लॉयल अप्रैल मंथ के लोग रिलेशनशिप को लॉयल्टी से निभाएंगे, ठीक है जी। घूमने फिरने वाले व्यक्ति भी यही मिलेंगे आपको ज्यादा, जो आपको हिल्स में ट्रिप करते हुए, समुंदर पे ट्रिप करते हुए, इधर उधर, यही लोग आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे अप्रैल मंथ वाले घूमने फिरने में, ठीक है जी। अप्रैल मंथ की मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की अगर हम बात करें रिलेशनशिप के अंदर, तो बहुओं की मौज है, नहीं परेशान करते ज्यादा। अप्रैल मंथ की सास जो है वो अच्छी है, तो ही ठीक है। तो अप्रैल मंथ में पेरेंटिंग इश्यूज नहीं आते। अप्रैल मंथ वाले अपनी पेरेंटिंग को कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। अप्रैल मंथ में चैलेंज है सिर्फ यंग एज के अंदर। जो व्यक्ति अप्रैल मंथ में रिलेशनशिप की बात है ना, ये जल्दी जल्दी गर्लफ्रेंड बदलेंगे, जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड बदलेंगे, इनका यंग एज का इशू है। अदरवाइज इनकी लाइफ में कोई वैसे वाला इशू नहीं आता अप्रैल मंथ वालों के लिए रिलेशनशिप के अंदर। इनके सामाजिक रिलेशन भी अच्छे होते हैं, जो कि हम उसमें पढ़ेंगे, ईयर्स के अंदर पढ़ेंगे। इनके सामाजिक रिलेशन भी अच्छे होते हैं, इनके पर्सनल रिलेशन भी अच्छे होते हैं, ठीक है जी, फैमिली के अंदर, ठीक है जी। बट इनके कुटुंब के, इनके रिश्तों के अंदर नोक झोंक ज्यादा होती है, छोटी छोटी नोक झोंक जिसको हम बोलते हैं ना। बड़ी लड़ाइयाँ ये लोग नहीं करते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ अप्रैल के लोग आपस में जरूर, मतलब अगर मान लो किसी का हस्बैंड अप्रैल के है ना, तो आप देखना, मतलब मेरी बात सुनिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, वो छोटी मोटी नोक झोंक में उलझे रहेंगे, ठीक है जी। और ऐसे ही अगर वाइफ अप्रैल की है, तो ये हैबिट वाइफ के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, ठीक है। वैसे ऐसी कोई फैमिली नहीं है जहाँ पे छोटी मोटी नोक झोंक नहीं होती है, बट स्पेसिफिक पकड़ने वाले पॉइंट पकड़ेगा। पकड़ने वाला पॉइंट ये है कि अप्रैल है ना, तो दो में से एक है जो दूसरे को शांत रहने की आप सलाह दे सकते हैं। दो पार्टनर अगर आपके पास हैं, तो आप दूसरे को शांत रहने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी ने डेट ऑफ बर्थ बोली, तो आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और आपने देख लिया डेट ऑफ बर्थ में आ गया चौका, 4 नंबर, तो अब आप शांति से दूसरे पार्टनर को बिना 4 नंबर वाले को कुछ बोले हुए, कृपया शांत रहिए, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, जो ये बोले वो मान लिया करें। इस तरीके से आपको उन लोगों की काउंसलिंग करनी है। दोनों अप्रैल होते हैं, तो दोनों अपने काम अधूरे छोड़ देते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर अप्रैल हैं, तो दोनों अपने काम अधूरे छोड़ते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? दोनों एक दूसरे के भरोसे पे रहते हैं, ठीक है जी। अप्रैल का नंबर है राहु, ठीक है जी, 4 नंबर। तो एक दूसरे की किस्मत में राहु आ जाता है, एक व्यक्ति दूसरे की किस्मत में राहु बनता है। 4 नंबर कार्मिक आ गया अगर, तो राहु आ गया ना किस्मत में, मतलब हस्बैंड वाइफ में राहु भी हो सकता है। और राहु फेम भी देता है, और राहु बदनामी भी दे सकता है, ठीक है जी। अप्रैल मंथ के ही आपको 30% केस ऐसे मिलेंगे जिनका डिवोर्स में सबसे हाई नंबर है जी, अप्रैल मंथ वालों का डिवोर्स लेने में, ठीक है जी। मैक्सिमम लोग अप्रैल मंथ के शादी के 2 साल के अंदर ही डिवोर्स ले लेते हैं, और 20 साल के बाद भी इन लोगों को किसी प्रकार का रिग्रेशन नहीं होता, तैयार होते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जॉली नेचर होने के कारण इनको फ्रीडम चाहिए। अप्रैल मंथ वालों को फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में, और ये फ्रीडम को किसी भी स्टेज पे एंजॉय करना जानते हैं अप्रैल मंथ वाले। अपने रिश्तों के अंदर फ्रीडम ढूंढते हैं ये, ठीक है जी। अब अप्रैल मंथ वालों को जब रिलेशनशिप बैलेंसिंग की बात आएगी, अप्रैल मंथ वालों की जब हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बैलेंसिंग की बात आएगी, तो इनको चाहिए क्या? अगर मान लो आपका पार्टनर 4 नंबर है, या कोई 4 नंबर वाला व्यक्ति आपके पास कस्टमर आ गया, तो आपको काउंसिल क्या करना है? आपको एक सिंपल चीज काउंसिल करनी है कि रिश्तों में स्थिरता लेके आए, स्टेबिलिटी लेके आए, ठीक है जी। या तो ये बात करेंगे ही नहीं बिल्कुल, और या फिर ये एक दूसरे से हटेंगे ही नहीं, मतलब इस तरीके का रिलेशन होता है, या तो बहुत खुश या बिल्कुल खुश नहीं, वो है। तो आपको इनको करना क्या है? इनको समझाना है कि एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट दें,
छोटी छोटी मतलब एक्टिविटीज आपको इनकी जिंदगी के अंदर डालने की सलाह आपको अप्रैल के व्यक्तियों को देनी है, जिनके भी हिस्से में अप्रैल चल रहा है। वो अप्रैल वाले छोटी छोटी चीजों से बड़े खुश होते हैं। ठीक है जी। अप्रैल नंबर की अगर बात की जाए ना कार्मिक नंबरों के अंदर, तो ये नंबर बहुत बढ़िया है। मतलब जिनकी सास का नंबर 4 आ गया, जिसके ससुर का नंबर 4 आ गया, ये लोग ज्यादा इंटरफेयर अपनी फैमिलियों के अंदर नहीं करते और ये सेपरेट हो जाना पसंद करते हैं। मतलब अब देखना जो फैमिलियां सेपरेट हैं उसमें भी आपको अप्रैल के नंबर ज्यादा मिलेंगे। कारण अप्रैल मंथ ये लोगों को फ्रीडम चाहिए। जीवन के किसी भी स्टेज पे अप्रैल मंथ के व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए। तो ये अपने फ्रीडम रिलेशनशिप में फ्रीडम चाहिए, वैसे फ्रीडम की बात नहीं कर रहा मैं, रिश्तों में फ्रीडम ढूंढते हैं ये। ठीक है जी। तो ये रिश्तों में फ्रीडम ढूंढते हैं, तो इसका मतलब इनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता अगर बेटा बेटी कहीं बाहर रह रहे हैं, तो ये खुशी खुशी उनको सेपरेट कर देते हैं। और अगर इनको दुख भी होगा तो ये सामने से जाके शोर नहीं मचाएंगे। तो ये इसकी अप्रैल वालों की खासियत है। ठीक है जी। अगर जैसे बात की जाए लड़के लड़कियों की अप्रैल के, तो पेरेंट्स को मतलब कोई व्यक्ति जैसे हम पेरेंट्स हैं खुद भी, और किसी की लाइफ में 4 नंबर आता है बच्चों का, ठीक है जी, अप्रैल मंथ में जन्म हुआ है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। बच्चा खूबसूरत तो होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, बट आपको उसको पकड़ के रखना है टीनेज के अंदर। ठीक है। क्योंकि अप्रैल का बच्चा ज्यादा बिगड़ता कहाँ पे है? अप्रैल मंथ का बच्चा बिगड़ेगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्करों में, बाकी वो कोई शिकायत लेके नहीं आएगा घर पे। तो ये पेरेंट्स को तो खैर पहले से ही पता चल जाती है। एक वो कहावत है कि पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं, तो पहले से पता लग जाता है, तो शुरू से ही ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है। शीशे के सामने सबसे ज्यादा समय बिताने वाला नंबर भी नंबर 4 आता है। ठीक है। ये 4 नंबर के बच्चों को आप नोटिस करेंगे तो ये शीशे के सामने खड़े होने में ज्यादा माहिर होंगे, क्योंकि इनको सुंदर बन के रहने का शौक होता है, स्मार्ट होते हैं ये। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे नंबर 5 पे। 5 मतलब मई के जो व्यक्ति होते हैं, मई मतलब 5 महीना 5, और आपके कार्मिक में अगर 5 आता है मई में, आप वी कैन से कि जो व्यक्ति मई के महीने में जन्मे हैं, मेल और फीमेल, यह एक स्ट्रगलिंग उसमें आते हैं। मई के जो बच्चे होते हैं ये मेहनती मिलेंगे आपको। अगर ये एजुकेशन करेंगे तो मेहनत से करेंगे। ठीक है जी। जैसे किसी ने बताया कि मेरे बच्चे का जन्म हुआ है 15 मई, 15 मई को, तो 15 को हटा देना, आपको सिर्फ मई को पकड़ना है। हर किसी की कैलकुलेशन पता है कैसे करनी है? इन शॉर्ट आपको समझाऊं तो सबसे पहले किसी ने डेट ऑफ बर्थ लिख के दी ना, सबसे पहले डेट देखनी है। डेट पे आ गया मान लो 6 नंबर, तो 6 नंबर आपके माइंड में चल रहा है, पूरी आपने 6 नंबर की पर्सनैलिटी डिस्कस की है, पहले 6 नंबर के अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व करो कि ये एग्जैक्ट 6 नंबर है। 6 नंबर आ गया, फिर उसके मंथ के नंबर को पकड़ो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसका कार्मिक कैसे, इसका फैमिली बिहेवियर कैसा होगा, इसकी अदर पर्सनैलिटी कह सकते हैं आप क्या है। और फिर बाद में आएगा कि इसकी सोशल क्या है, इसकी सोसाइटी कैसी होगी, और ये व्यक्ति सोशल के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा, ये आ गया उसका बर्थ ईयर के अंदर हमारे पास। तो जब इस तरीके से आप एक एक नंबर को पकड़ के चलोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी कुछ ऐसी होगी कि बस आपको डेट ऑफ बर्थ से नजर मारनी है, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ साइड में रख दोगे और बोलना स्टार्ट। और क्लाइंट भी कहेगा कि इतना तो मैंने भी अपने बारे में कभी नहीं सोचा जितना आप बता के चले गए मुझे। तो ये मजा यहाँ पे है। फिर आप कहोगे ना कि वो कहेगा जी कितनी फीस, तो आप बोलना ओनली 5100 रुपये, ये 11,000 दे के जा सकते हो। फिर आपको फीस भी बड़ी प्यारी प्यारी मिलेगी वहां पे, फीस भी बहुत अच्छे नंबर की मिलेगी जब आप अच्छी काउंसलिंग कर पाएंगे तो। ठीक है जी। ओके। मई के व्यक्ति जो होते हैं ये मेहनती होते हैं। कार्मिक नंबर्स में जो मई के लोग आएंगे, मतलब अगर हस्बैंड मई का है तो वाइफ को टाइम कम देगा और अपने ऑफिस को टाइम ज्यादा देगा। ठीक है जी। हस्बैंड अगर मई का है तो वाइफ को टाइम कम देगा और ऑफिस को टाइम ज्यादा देगा। और वाइफ अगर मई की है और कोई काम भी नहीं करती तो भी वो हस्बैंड को कम टाइम देगी। ठीक है जी। वो अपने घर को संवारने में, सजने में, घर के दूसरे व्यक्तियों को सेवा पानी में मतलब अपना ज्यादा टाइम देंगी, हस्बैंड को टाइम कम देगी।
मे के रिलेशनशिप में इश्यूज आता है टाइमिंग का सबसे ज्यादा। ये अपने पार्टनर्स को कम टाइम देते हैं। मे वाले व्यक्ति जो है अपने पार्टनर्स को कम टाइम देते हैं और ये इनके झगड़े का कारण बनता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में आपको मे मिल जाए स्टार्टिंग से ही और हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम आ जाए तो आप सीधा समझ लेना कि आपको सबसे पहले उनको गाइड देना है कि एक दूसरे को समय दे। आपको सबसे पहले उनको बोलना है कि आप एक दूसरे को समय दीजिए, वही आपके लिए बेनिफिशियली है। ठीक है, अगर वो एक दूसरे को टाइम देंगे तो उनके झगड़े कहीं हद तक कम करेंगे। मे वाले व्यक्तियों को गुस्सा आता है, मतलब आपस में गुस्सा एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं। मे के रिलेशनशिप में ही ऐसा मिलेगा कि बात करना बंद कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। खाना घर पे छोड़ के जाना, मे वाले व्यक्ति खाना घर पे छोड़ के जाना मतलब भूल के जाना नहीं, नहीं खाना नाराज होके। ये आप देखेंगे कि मे वाले व्यक्तियों के अंदर ये खासियत हमें मिलेगी। अब इसमें मे मंथ के कार्मिक नंबर को पकड़ रखा है हमने, मतलब हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ, इसके अलावा हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। मे के अंदर हस्बैंड और वाइफ में नोक झोंक ज्यादा है मे के नंबर के अंदर। ठीक है जी। शादी के 4-5 तक इनकी लाइफ बेस्ट होती है। 4-5 साल के बाद ये अपने आप को काम में झोंक देते हैं। 4-5 साल के बाद ये अपने आप को काम में झोंक देते हैं और जिसकी वजह से इन दोनों पार्टनर्स के बीच में वीकनेस मतलब लड़ाइयाँ आती हैं। और एक चीज मैं अप्रैल के बारे में फिर ऐड करना चाहूंगा कि अप्रैल के व्यक्ति एक पार्टनर एक दूसरे को, मतलब पार्टनर या आपका पार्टनर अप्रैल का है या हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, आप अपने पार्टनर को गुलाब का फूल जरूर दो गिफ्ट में। ठीक है जी। सबसे ज्यादा गुलाब के लवर अप्रैल मंथ वाले होते हैं। सबसे ज्यादा मतलब गुलाब के लवर अप्रैल मंथ वाले हैं। आप बच्चों को भी देख के देख लो कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, चाहे वो किसी भी एज का हो बच्चा, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा गुलाब के फूल के सामने। मतलब अपने इमोशन खो देते हैं गुलाब के फूल के सामने। जो होंगे अप्रैल वाले वो समझते होंगे आप यहाँ पे। ठीक है जी। अब मई के जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर हम सास बहू की बात की जाए तो पेनफुल रहता है सास बहू का रिलेशन में वालों का। उसके पीछे कारण क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं मई वाले को सामने से वाले के साथ। मई मंथ वाले को एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं तो सास बहू के रिश्ते में पेनफुल रहता है, कोल्ड वार रहता है। ठीक है। अब बात की जाए फादर इन लॉ की तो साइलेंट रहना पसंद करते हैं। मतलब आप समझो मेल मेल जो है ना मे में वो झगड़ा करके और चुपचाप बैठ जाएंगे और जो फीमेल है उसको ऐसा लगता है कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, इसलिए वो बोल बोल के अपनी बात सुनाएगी बार बार। और ये फीमेल वर्किंग है तो अलग बात है, एक्सेप्शनल केस आर देयर। तो रिलेशनशिप इश्यूज में मे का नंबर जो है थोड़ा सा क्रिटिक रहता है एक दूसरे पार्टनर के लिए। अब किसी का कार्मिक में 5 नंबर अगर आ गया, मान लो कोई मई का व्यक्ति है, किसी भी मंथ में उसका जन्म हुआ है, मई में जन्म हुआ, मई के मंथ में जन्म हुआ है, किसी भी डेट पे जन्म हुआ है, ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट हस्बैंड वाइफ की उसमें रहता ही है। ये इनकी वैवाहिक लाइफ बड़ी स्थिरता वाली होती है, मतलब लड़ लड़ के साथ रहने वाली वैवाहिक लाइफ। लड़ते रहेंगे और साथ भी रहेंगे, कुछ इस तरीके से लाइफ को चलाते हैं मे वाले। ठीक है जी। लड़ते रहेंगे और साथ भी रहेंगे बुढ़ापे तक, एंड तक, इस तरीके से चलते हैं। और जहां तक मे वाले व्यक्तियों की उसकी बात की जाए या पेरेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है जी, ये लेट पेरेंट्स बनते हैं। मतलब ये अपनी निजी जिंदगी में ज्यादा उलझते हैं, बच्चों के बारे में थोड़ा सा लेट सोचते हैं अपनी लाइफ के अंदर। रीजन बीइंग कि आप सब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अपनी लड़ाई जिस परिवार के अंदर ग्रह कलेश होता है वहां बच्चों की मेंटलिटी के ऊपर असर पड़ता है। मतलब जहाँ ग्रह कलेश होगा वहां बच्चे की परवरिश के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो बस उस तरीके का फर्क बच्चे को थोड़ा सा पड़ता है। ठीक है। खींचतान
पेरेंट्स की खींचतान रहती है बच्चों को लेके, और मे वाला व्यक्ति अगर वाइफ है तो वो बच्चों पे ये जरूर बोलेगी कि मैं ज्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है, और फादर है तो वो जरूर क्लेम करेगा कि मैं ज्यादा प्यार करता हूँ मे के वक्त का, ठीक है जी। ये मे वालों का मतलब चलता है। अगर रिलेशनशिप में नंबर 5 आपके पास आ रहे हैं, कार्मिक नंबर किसी के भी, तो आप लोगों को दूसरों से 15 मिनट ज्यादा देने ही देने हैं ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट। मतलब आपको आएंगे, लव एंड रिलेशनशिप में यही नंबर आपके पास सबसे ज्यादा आने वाला है, ठीक है जी। लव मैरिज करने में नंबर 1 होते हैं, मतलब लव मैरिज के लिए हमेशा तैयार रहेंगे मे वाले। कहते हैं ना कि पहले भागते हैं एक्साइटमेंट में और बाद में भागते हैं अपने डिसीजन से, यहाँ पंगा होता है, ठीक है जी। अभी इसको आप मान के चलिए 60% जो मैंने आपको बताया, 40% इनका एक अदर फेस भी है मे वालों का, क्योंकि 5 नंबर बनता है मे में, 5 नंबर इधर फेंका तो इधर, इधर फेंका तो इधर। अगर मे वाला व्यक्ति, अगर मे मंथ वाला व्यक्ति फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर नहीं है, मतलब उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है मे वाले को, तो वो इस रिलेशनशिप को कुछ और ही रूप दे देगा, ठीक है जी। कहते हैं जहाँ वेस्ट वर्स्ट होता है वहां पे बेस्ट भी होता है, ठीक है, जहाँ वर्स्ट होता है वहां पे बेस्ट भी होता है। तो इस रिलेशनशिप को वो कोई और रूप भी दे देगा अगर इसके कार्मिक में 8 नंबर आ गया, मतलब मई वाले का पार्टनर जो है वो 8 नंबर का है, तो ये रिलेशनशिप बहुत हाई लेवल पे सक्सेस भी हो जाएगी, बहुत हाई लेवल पे। 8 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर अगर मई वाले का पार्टनर है, 8 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर अगर मई वाले का पार्टनर है, तो आप इसका बेस्ट ढूंढ देखिए, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत खुश रहेंगे, अपनी दुनिया के अंदर मस्त रहेंगे। बाकी इसके अलावा 8, 6 कार्मिक में 5 नंबर आता है, तो ये छोटी छोटी चीज हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब झगड़ा वगड़ा जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, डोंट टेक इट नेगेटिव, छोटी मोटी नोकझोंक चलता है, ठीक है, मतलब छोटे मोटा नोकझोंक सब परिवारों में चलता है। अभी तक हमें ये अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमें अपने पे अप्लाई नहीं करनी है। हम 8 नंबर की बात कर रहे हैं, 6 नंबर की बात कर रहे हैं और 2 नंबर की बात कर रहे हैं। 8, 6 और 2 ना मूलांक होंगे ना भाग्यांक होंगे, मंथ के नंबर होंगे। मतलब मई वाले की जून वाले से शादी, मई वाले की अगस्त से शादी और मई वाले की फरवरी वाले से शादी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, हम मंथ की बात कर रहे हैं अभी, ना कि हम मूलांक भाग्यांक किसी और चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, मंथ की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है जी। तो मई वाले एज ए पेरेंट्स एक चीज में बहुत बढ़िया है कि अपने बच्चों को किसी भी कंडीशन में संभालते हैं। पढ़ाई मतलब चाहे इनके पास फाइनेंशियल है या नहीं है, ये अपने बच्चों के लिए वो करते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, वट एवर दे वांट, मतलब ये उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, चाहे इनकी जेब में पैसा है या नहीं है। बट टाइम कम देते हैं, टाइम कम देते हैं अपने बच्चों को। तो मई के पेरेंट्स हों, मई के कपल्स हों, तो आपको बड़े सिंपल वे में बात करनी है, एक दूसरे को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, या फिर आप इनको ऐसी रेमेडी बताओ कि अगर आप अपने बच्चे के साथ 20 मिनट डेली, आधा घंटा डेली अकेले स्पेंड करेंगे तो आपका भाग्य उदय होगा। ऐसी रेमेडी बताओ, ठीक है, तो ये अपने बच्चे को टाइम देना शुरू करेंगे। आप इनको ऐसी रेमेडीज बताओ कि आप हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ के एक दूसरे से बातें शेयर करा करो, तो आप लोगों को पीस ऑफ माइंड मिलेगा। इस तरीके की बातें जब आप बताओगे तो टाइम ये अपने पार्टनर्स को देना शुरू करेंगे, अपने बच्चों को ये टाइम देना शुरू करेंगे। तो आपको बड़ा मतलब मई का जब नंबर आ जाए ना, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है काउंसिल करते हुए, क्योंकि 2 मई में आपको नहीं मिलने वाले जल्दी से, आपको 1 मई में मिलेगा, एक किसी और मंथ का नंबर मिलेगा। तो जो किसी और का है वो
उसको आपको काउंसिल करना है ज्यादा। 5 नंबर को कैसे हैंडल करना है आपको ये सिखाना है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति आपके पास रेमेडी के लिए आएगा या किसी चीज के लिए आएगा तो खाली रेमेडी तो आप दे ही सकते हो कभी भी, आप रेमेडी आगे करेंगे बहुत सारी, लेकिन आपको सबसे पहले उसको बताना है कि 5 नंबर ऐसा होता है। ठीक है जी, मतलब उसकी पर्सनैलिटी डिस्कस करनी है। और हमेशा जब भी कोई कपल का केस आए तो एक बहुत सिंपल चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले दोनों से बात करो, फिर एक को लेके बैठ जाओ, हस्बैंड को लेके बैठ जाओ, फिर उनको बाहर भेजो, 10 मिनट के बाद वाइफ को लेके बैठ जाओ, फिर दोनों को वापस से साथ में बिठाओ। ठीक है, तभी आप मे वाले नंबर को हैंडल कर पाओगे, नहीं तो आप मे वाले नंबर को हैंडल नहीं कर पाओगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 6-7 मे वाले नंबर से डील किया है। अगर तो अलग बिठा के बात कर लो तो सारी प्रॉब्लम सोल्व है। अगर आपने हस्बैंड वाइफ को सामने बिठाया तो ये वहीं पे भी लड़ाई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, अगर मे का पार्टनर 8 नंबर का है, मतलब अगस्त के महीने का है, तो आपको मे वाले को काउंसिल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके पार्टनर को काउंसिल कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप उसके पार्टनर को काउंसलिंग दे दो, आपको दूसरे व्यक्ति को काउंसलिंग देने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर का है, 2 नंबर वाले को काउंसिल दे दो, क्योंकि इनके जो ये 3 पार्टनर है ना, 2, 6 और 8। ठीक है जी, 2, 6 और 8 पार्टनर हैं। अब ये मेल में भी हो सकते हैं, मान लो कोई हस्बैंड है, हस्बैंड मई का है और वाइफ जो है वो अगस्त की है, तो आपको वाइफ को ही काउंसिल करना है उस केस के अंदर। ठीक है, अब हस्बैंड वाइफ हो गई 5 नंबर की और हस्बैंड हो गया 2 नंबर का, तो आप हस्बैंड को काउंसिल करो, वाइफ को छोड़ दो। 5 नंबर वाले से ज्यादा काउंसिल आपको 2, 6 और 8 वाले को करना है। 2 और 6 और 8 के अलावा कोई आ रहा है तो आपको 5 नंबर को काउंसिल करना है साथ के साथ। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। इसकी एक खास बात है कि समझाने से समझता है। बैक टू बैक काउंसलिंग चाहिए मेरे वाले को, मोटिवेशन बैक टू बैक चाहिए। तो आप इनका इलाज कभी भी एक सिटिंग में मत कर देना, कि मतलब 2100 आ गए अब बात खत्म, ऐसे नहीं करना मई वाले के साथ। 2100 रुपये लेके बात खत्म नहीं करनी, बार बार 2100 ले लेना उसकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, लेकिन एक काउंसिल में इनका गेम खत्म मत करना है। एटलीस्ट आप इनको 3 मीटिंग इनके साथ करना, 3 मीटिंग्स। और जीवन में एक बात याद रखना कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी करते हैं तो किसी के घर पे जाके मत करना, कभी किसी के घर पे जाके मत करना। क्लाइंट खुद आपके दरवाजे पे आए तभी आपको करनी है, और खुद से हमें क्लाइंट के घर पे जाके कभी भी न्यूमरोलॉजी नहीं करनी है। उसके पीछे कारण क्या है कि वो आपकी न्यूमरोलॉजी की वैल्यू नहीं करेगा, ना वो आपकी एस्ट्रोलॉजी की वैल्यू करेगा वहां पे। ठीक है, जब वो खुद चल के आए तभी आपको उसकी काउंसलिंग करनी है। ओके, तो मैं वाले जो बेटी और बेटा होते हैं किसी भी व्यक्ति के, ये अपने पेरेंट्स के प्रति इमोशनल बिहेवियर रखते हैं। मतलब इनके सामने एक पिक्चर रहती है, मैं वाले बच्चों के सामने, बच्चे जो हैं ये अपने माता पिता को लेके हमेशा से ही इमोशनल रहते हैं और मेहनती होते हैं। मैं के लोग बहुत मेहनती होते हैं और क्या नाम है, काम करने से नहीं शर्माते, काम करते हैं, मेहनत करते हैं मैं के बच्चे। और आप अगर इनका, वो नंबर आपको में मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू कि आपने उनको कितना अलाइन करके रखा हुआ है, आपने उनको कितना अलाइन करके रखा हुआ है, ये में मिलेंगे। ठीक है जी, अभी चलते हैं, डॉक्टर बोरा बोर हो रहे हैं। ओके, अभी चलते हैं हम नंबर उस पे, क्या नाम है, 6 के ऊपर। ठीक है, 6 मतलब विक्स। देश के छठे प्रधानमंत्री का क्या नाम था, डॉक्टर वोरा बताएंगे। डॉक्टर साहब, देश के छठे प्रधानमंत्री का क्या नाम था, बताइए। अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ जी, देश के छठे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री I remember, sir. 6 विक्स, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सर। ओके, Okay, thank you.
चलो बीच बीच में टेस्ट लेते रहना चाहिए ना बीच बीच में कि हमने पहले क्या पढ़ा था। ओके, तो 6 नंबर वाले व्यक्तियों की पर्सनैलिटी की बात करते हैं। अपनी बात को लेके अड़ जाना रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है जी, ये जून वालों की बात हो रही है। जो व्यक्ति जून में है कार्मिक रिलेशन के अंदर, मतलब एक जून के हस्बैंड भी आ गए इसमें सारे और जून की वाइफ्स भी आ गई सारी की सारी। अपनी बात को लेके अड़ जाना, ठीक है। अब फीमेल है तो हस्बैंड के सामने अड़ जाएगी और हस्बैंड है तो फीमेल के सामने अड़ जाएगा। ठीक है, मतलब अपनी बात मनवाना। ठीक है, ये जून वालों के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है। ठीक है जी, सभी जून वालों के लिए है ये बराबर। दूसरा, ठीक है, जून वाले जो हस्बैंड हैं वो घर पे आके सारी बात नहीं बताएंगे। जून वाली जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड को सारी बात नहीं बताएंगी। बातें छुपाना, फिर कोई आकाशवाणी होती है कि आज रात को 500 के नोट बंद हो रहे हैं, तो सारी जून वाली मैडम थी जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे मिले थे, इकट्ठे कर रखे थे। ठीक है, जब मोदी जी ने आकाशवाणी करी थी ना, तो सबसे ज्यादा पैसे जो गद्दों में से निकले थे वो जून वाली मैडमों के निकले थे। मतलब अपनी बातें किसी को ना बताना। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहता है हस्बैंड वाइफ के अंदर जून की रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है जी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब रिजर्व रहना पसंद करते हैं दोनों ही पार्टनर। कोई भाई साहब लिख रहे हैं कि राजीव गांधी थे 6th प्राइम मिनिस्टर। जी, भारत की 6ठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, भारत की 3री प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी, भारत के 13 नंबर के प्रधानमंत्री भी इंद्र सिंह गुजराल थे। ओके, राजीव गांधी उनके बाद थे। ओके, 6 नंबर वाले व्यक्ति, सॉरी 6 नंबर बोल रहा हूँ, 6 मंथ में जन्मे व्यक्ति रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन कम रखते हैं। ठीक है जी, कम्युनिकेशंस इनका स्लो होता है और बातें बहुत एक दूसरे से छुपाते हैं। बट अंडरस्टैंडिंग 6 नंबर वाला जो वो होगा, हस्बैंड होगा या वाइफ होगी, दे आर अंडरस्टैंडिंग। बिना बोले सामने वाले के सामने उसके बिना बोले वो चीज प्रेजेंट कर देगा जो उसको चाहिए। ठीक है जी, मतलब वी कैन से अपनी फीलिंग्स को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट एक दूसरे को लेके 6 नंबर वाला व्यक्ति अपने पार्टनर को लेके केयरिंग जरूर होता है, एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है जी, 6 नंबर का व्यक्ति फ्रीडम देने में बिलीव करता है, फ्रीडम को देने में बिलीव करेगा। वाइफ है तो कहेगी जहां जाना है हस्बैंड को जाए, आई डोंट केयर। और हस्बैंड है तो उसका ये सेम एटीट्यूड रहेगा वाइफ के पास। ठीक है, इन दोनों में भी एक प्रॉब्लम है और वो है समय की प्रॉब्लम 6 नंबर वालों में। ठीक है जी, समय की प्रॉब्लम 6 मंथ वालों में, मतलब 6 जून के महीने वाले जो वो रहेंगे, 1 जून का रहेगा जो वहां पे आपको टाइमिंग का प्रॉब्लम सेम मई जैसा वहां पे आपको देखने को मिलेगा। 6 नंबर की वाइफ है और हस्बैंड गुस्सा करके चला जाए घर से। ठीक है, वाइफ 6 नंबर की है, मतलब जून मंथ की है, तो रिएक्शन नहीं देगी, शांत रहेगी। ठीक है, मान लो किचन में काम कर रही है या कहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और हस्बैंड चिल्ला के चला गया 6 नंबर वाली वाइफ के ऊपर, तो रिएक्शन नहीं देगी। और ऐसा ही आपको इस केस के अंदर हस्बैंड भी मिलेंगे, रिएक्शन नहीं देंगे। इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी कह सकते हैं हम, कि इंट्रोवर्ड रहना पसंद करते हैं एज कंपेयर कि खुल के बोले। 6 नंबर के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बहुत केयरिंग होते हैं। ठीक है जी, इनको अपने बच्चों से प्यार होता है, 6 नंबर के पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्यार होता है। 6 नंबर के व्यक्ति भी एक कमी को लेके घूमते हैं, जैसे हमने अप्रैल में डिस्कस किया कि ये भी किसी भी मोमेंट पे रिलेशन को थ्रो कर देते हैं। मतलब लंबे रिश्ते में भी इनके जब दरार आती है, मतलब
प्रिपेयर हैं ये किसी भी चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, रिलेशनशिप में किसी भी चेंज को अडॉप्ट करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं। इसके फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है कि दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। और नुकसान क्या है कि अगर कहीं कुछ नेगेटिव चल रहा है तो कल का होता आज, मतलब कल सेपरेशन करना है आज ही कर लो, कल का वेट नहीं करते। तो पॉजिटिव में ये ऐसे होते हैं। और एज ए इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट, ये अपने बच्चों से प्यार करते हैं। 6 नंबर वाले व्यक्ति बच्चों से प्यार करते हैं, फ्रेंडली होंगे, अपनी फैमिली के अंदर फ्रेंडली होंगे। अप्रैल वाले जैसे फ्रेंडली होते हैं ये भी फ्रेंडली होते हैं, ठीक है जी। और हस्बैंड और वाइफ अगर 6 नंबर के हो गए, दोनों का ही मंथ 6 आ गया, जून का हस्बैंड और जून की वाइफ, तो घर के अंदर हर हफ्ते आपको ढोल तबले सुनाई देंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, मतलब दे आर आध्यात्मिक। अगर दोनों ही 6 नंबर के हो गए ना, तो घर के अंदर दोनों ही जून के हो गए तो कीर्तन चलते रहेंगे। आपके पड़ोस में जहाँ सबसे ज्यादा कीर्तन होते होंगे ना, आपको बुलाते हो तो आप बोल देना कि 6 नंबर है जी आपके हस्बैंड वाइफ का, बोलेंगे हाँ जी 6 नंबर है, समझ जाना जी। भक्ति में बिलीव करते हैं। मंदिरों में हस्बैंड वाइफ आपको इकट्ठे मिलेंगे, 6 नंबर वाले मंदिरों में इकट्ठे जाते हैं, ठीक है जी, या गुरुद्वारों में इकट्ठे जाते हैं, ठीक है जी। बट दिक्कत कहाँ है इनके साथ? दिक्कत सिर्फ ये है कि इंट्रोवर्ट है। 6 नंबर जहाँ आपके पास आए रेमेडी के लिए, तो आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि जी इंट्रोवर्ट मत रहिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। आपको 6 नंबर वाले पार्टनर को समझे। अब वाइफ आएगी ना, तो अगर हस्बैंड वाइफ आपके साथ आके बैठ गए तो आप तो क्या बात करोगे? इंट्रोडक्शन के बाद सीधी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे दोनों की। दोनों का अलग अलग पेपर पे हमेशा डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और दोनों के चेहरों को देखना, अच्छा जी पहले कौन बोलेगा। तो आप अपने मन में देख लेना सोच के 6 नंबर वाला बोलेगा, लेकिन इतना सा बोल के चुप हो जाएगा, इतना सा बोल के चुप हो जाएगा, कम शब्दों में अपनी बात को बोल के 6 नंबर वाला व्यक्ति शांत बैठ जाएगा, ठीक है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप उसको बोलेंगे ना और बताएं और बताएं, बस इतना ही है जी बाकी सब ठीक है, बस इतना ही है जी बाकी सब ठीक है, वो इस तरीके से आपके साथ बिहेव करेगा। आपको उसको बोलना है और बताइए और बताइए, अच्छा ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। जब आप उससे इस तरीके से बात करोगे तो वो धीरे 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 मतलब करेगा, और लास्ट में एक बात बोल जाएगा, जी मैं जल्दी से किसी के साथ बात नहीं करता। और हमें बोलना पड़ता है जी हाँ हमने वो तो देख ही लिया अभी बैठ के सामने, आपके सामने बैठ के देख ही लिया अभी। तो 6 नंबर के व्यक्तियों को आपको सलाह देनी है, अगर मेल है, ठीक है, तो मेल के केसेस में ज्यादा प्रॉब्लम है। मेल के केसेस में 6 नंबर में ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंट्रोवर्ट होने की वजह से ये लोग क्या चल रहा है घर पे, कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहेगा, ठीक है, जो कि ठीक नहीं होता फैमिलीज के लिए, ठीक है जी। 6 नंबर वाले के साथ टाइम का इशू तो है ही है, और टाइम के इशू को एक टाइम पे रिसोल्व किया जा सकता है, बट इंट्रोवर्ट होने का इशू जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। इंट्रोवर्ट होना इन कहीं ना कहीं, एक तो समय कम, ऊपर से बात भी कम कर रहे हो, तो वहां पे दिक्कत ज्यादा होती है। तो 6 नंबर वाले व्यक्तियों को आपको ऐसी एक्टिविटियां देनी है कि वो आपस में बात करें, जो हस्बैंड वाइफ है वो आपस में बात करें। और 6 नंबर वाले को मिल जाए 9 नंबर वाला व्यक्ति, ठीक है, पार्टनर, तो कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेगा उसको अपने आप। 1 नंबर वाला संभाल लेगा अपने आप, 7 नंबर वाला संभाल लेगा अपने आप। 1 7 9 अगर ये पार्टनर 6 नंबर वाले के पास आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। 2 वाले के साथ निभ जाती है 6 नंबर वाले की, ठीक है जी। कम फाइनेंशियल, ज्यादा स्ट्रगल 6 नंबर वाले के साथ ही आता है। स्ट्रगलिंग होता है ये भी, ठीक है जी, स्ट्रगलिंग होता है 6 नंबर वाला भी, फीमेल हो या मेल हो। और मतलब दूसरी उसमें घूमता है दुनिया में, मतलब वी कैन से इसका जो लाइफस्टाइल है ना वो थोड़ा सा अलग है। पार्टनरशिप के मामले में वाइफ के साथ अलग लाइफस्टाइल में जीता है। तो कोई होंगे यहाँ पे तो अपने एक्सपीरियंस भी आप प्लीज जरूर शेयर कीजिए साथ के साथ, ठीक है जी। 6 नंबर वाले जब प्रमोट होते हैं
प्रमोट मतलब सास या ससुर बनते हैं, ठीक है जी। तब भी इनका इंट्रोवर्ट वाला बिहेवियर कहीं ना कहीं सामने वाले को दुख देता है, 6 नंबर वाले का, ठीक है। ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन व्यक्ति परिवार का कहाँ गया है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, ये अपने इंट्रोवर्ल्ड में घूमते हैं, अपनी बनाई दुनिया के अंदर घूमते हैं। 6 नंबर वाले के 8 नंबर के साथ निभ जाती है जी, पवन कुमार जी लग रहा है, ठीक है जी। सास बहू के रिश्तों में वी कैन से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं और खराब तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहू को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं चलना है, लेकिन यस जहाँ पे आप मतलब बात आती है कि अच्छी रहेगी सास या खराब रहेगी, तो जवाब बड़ा सिंपल है, उसको आपको कोई मतलब ही नहीं रखना, वो आपके साथ ज्यादा मतलब ही नहीं रखने वाली है, ना आपके साथ ज्यादा इंटरफेयर करने वाली है, शांत है, तो आप मतलब टेंशन मत लो, नुकसान नहीं देती 6 नंबर के साथ, ठीक है जी। फादर इन लॉ में यहाँ पे केस बिगड़ता है 6 नंबर के अंदर। 6 नंबर का जो व्यक्ति होता है, वो आदमी जो होता है, वो अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करता है, ठीक है जी, जिसकी वजह से मतलब जो फादर और सन 6 नंबर के जो रिश्ते होते हैं अपने बच्चों के साथ, वो जिगजैग वाले चलते हैं, मतलब अप डाउन चलते हैं। वैसे प्यार प्रेम बहुत रहता है फैमिलियों के अंदर, बट फादर का बच्चों के साथ थोड़ा सा अप डाउन चलता है, ठीक है जी। और बच्चा 9 नंबर का आ गया घर के अंदर, 6 नंबर का आ गया, 1 नंबर का आ गया, 7 नंबर का आ गया, तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बच्चा अगर फंस गया ना इनको 4 नंबर का 6 वालों को, तो फिर वो अपने पिताजी को बड़े अच्छे से समझाता है। 4 नंबर का बच्चा 6 नंबर वाले पिताजी को अच्छे से समझाता है, ठीक है जी। और सेम आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप भी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, आराम से बैठूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। जून जून वाले आ गए, मतलब जून का फादर और जून का सन आ गया, तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। वहां पे वाइफ बोलेगी और बाकी लोग बोलेंगे कि दोनों ही एक जैसे हैं, पहले वो एक था अभी 2 हो जाएंगे, अगर 6 नंबर के फादर और सन आ गए तो दोनों ही एक जैसे हैं, कोई टेंशन नहीं है वहाँ उस केस के अंदर आपको, ठीक है जी। और बातें ना छुपाएं, ठीक है जी। 6 नंबर की फीमेल्स को मतलब अगर आपका पार्टनर 6 नंबर का है या आप खुद 6 नंबर के हैं, तो इंट्रोवर्ट से बाहर आए, बातें ना छुपाएं, चीजें चीजें डिस्कस करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने विचारधारा को सिर्फ अपने तक नहीं रख सकता, ये एक ट्रुथ है साइंटिफिकली। बट एक सच्चाई और भी साथ में जुड़ी है कि जो 6 नंबर का व्यक्ति होगा ना, जो 6 नंबर का व्यक्ति होगा, अगर वो बात घर पे नहीं करेगा तो बाहर जरूर करेगा, ठीक है जी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रख ही नहीं सकता बहुत ज्यादा टाइम तक, कितने दिन देर तक आप संभाल लोगे, और आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, वैसे ही नहीं संभालने देते, थोड़ी थोड़ी देर में इमोशन मतलब ट्रेवल कर रहे होते हैं मोबाइल के थ्रू। तो 6 नंबर के व्यक्तियों को घर पे ही ज्यादा बातचीत करनी चाहिए, अपने पार्टनर से ही ज्यादा बातचीत करनी चाहिए, और वाइफ है तो हस्बैंड से ज्यादा बातचीत करनी चाहिए अपने, ठीक है। और सबसे ज्यादा इनकी काउंसलिंग जो आपको करनी है कि साथ में टाइम वो करें, स्पेंड करें, साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करें जी। मंथ की जो आप बात कर रहे हैं कि किस मंथ वाले की किसके साथ ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप रहेगी, ये इसका लास्ट चैप्टर है। जब हम 12वां महीना करेंगे तो 12वें महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा आखिर में कि 1 नंबर वाले की शादी किससे होनी चाहिए, 2 वाले की किससे होनी चाहिए, और 3 वाले की। और यहाँ पे ज्यादा शादीशुदा लोग हैं, अगर मैं बताऊंगा तो कुछ लोग सदमे में ना चले जाएं, इसलिए हम बताता ही नहीं, मतलब रिग्रेशन भी तो आ जाएगा, अच्छा मेरा तो इन तीनों में से एक भी नंबर नहीं है। हर एक नंबर के साथ 3 नंबर तो होते ही हैं कम से कम जिनसे शादी कर सकते हैं, कहेगा अच्छा जी मेरा तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूं, ठीक है जी। तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज का इलाज है, रेमेडी है, आप कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है जी। 6 और 3 का रिलेशन कैसा रहता है? 6 और 3 का रिलेशन थोड़ा सा पेनफुल रहता है, ठीक है जी। दोनों पीट करके खड़े होते हैं, खतरे में है तो एक्सेप्शनल केस आर देयर, ठीक है जी। एक्सेप्शनल वर्ड इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है,
और टैरोट कार्ड भी एक साइंस है, ठीक है जी। तो डजंट मीन कि जो मैंने कहा वो 100% सच है, लेकिन हाँ उसमें बात सही है। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मतलब 36 का आंकड़ा, ठीक है, 3 और 6 36 हो गया ना, तो 36 का आंकड़ा हो गया, ठीक है जी। 6 नंबर वाले एक चीज में सबसे आगे रहेंगे, ठीक है जी, नहीं लेंगे डिवोर्स। मैक्सिमम 6 नंबर वाले अगर 100 केस होंगे ना, 100 में से 80 विड्रॉल कर लेंगे, लेंगे नहीं। मतलब किसी भी पेनफुल मोमेंट को सहने की शक्ति ये अपनी रिलेशनशिप में रखते हैं 6 नंबर वाले व्यक्ति। लाइक कुछ भी घटना घट जाए, कितना भी दर्द हो रिलेशनशिप के अंदर, ये अचानक से डिसीजन नहीं लेंगे अपने रिश्ते को खत्म करने का। ये लगे रहेंगे, अब कोई हद से पार हो जाए मामला तो अलग बात है, बाकी ये लगे रहते हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने में। इंट्रोवर्ल्ड होते हैं, कम इंट्रोवर्ल्ड का एक बेनिफिट भी है, अपने अंदर ही सोचते रहने का एक फायदा ये है कि चलो अच्छा एक व्यक्ति सामने से बोल के लड़ाई कर लेता है, ये सामने से बोल के लड़ाई नहीं करते, मतलब अपने अंदर ही चलता रहता है इनका। कोई व्यक्ति होता है ना अपने आप अपने अंदर ही बोलते रहना, अपने आप से बात करते रहना, मतलब गुस्सा भी है तो दबा के अलग बैठ जाना, किसी को कुछ नहीं कहना, वो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर अभी हम स्किप करेंगे, क्योंकि मैं भी आपके क्वेश्चन सुन सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे और मुझे भी कंफ्यूज करोगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हम कल की क्लास के बाद, अगर मेरे को इंटरनेट अच्छा मिला तो हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, नहीं तो 12 महीने की जो क्लास पूरी हो जाएगी ये, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे किस नंबर के साथ किस नंबर का क्या कंपैरिजन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर मतलब मूव करेंगे, ठीक है जी। एनएलपी के सर्टिफिकेट्स बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि कोई एक व्यक्ति 90 डेज की क्लास वाले ग्रुप को मैं ओपन करूंगा, सभी व्यक्ति वहीं से है, मैक्सिमम 90 डेज की क्लास से हमारे जो ओल्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं 90 दिन के कोर्स में, कोई एक व्यक्ति नए नामों की लिस्ट बनाई और मैं आपके सर्टिफिकेट्स पोस्ट करना शुरू करूं, या मैं एक गूगल ड्राइव लिंक बना के सबके सर्टिफिकेट उसमें डाल देता हूं, अपने अपने नाम के सर्टिफिकेट्स वहां से निकाल लीजिएगा। बट सब्जेक्ट टू कि जो व्यक्ति स्टार्टिंग की 100 दिन की क्लास में थे, उनका एक मैं रीटेस्ट ले लेता हूँ छोटा सा, जैसे डॉक्टर वोरा नहीं कंफ्यूज हो गए इंदिरा गांधी जी के नाम पे, तो उनका सबका मैं एक रीटेस्ट ले लेता हूँ छोटा सा, और बाकी जो अभी यहाँ पे व्यक्ति हैं सारे के सारे, वो लोग देखें कि पुरानी क्लास वाले व्यक्तियों के टेस्ट कैसे हो रहे हैं और अपने टेस्ट की तैयारी करें, ठीक है जी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट ले लें, ठीक है डॉक्टर साहब, डन है, रिवीजन हो जाएगी। नहीं नहीं का नहीं का मतलब है, प्रिंस जी कृपया होल्ड कीजिए। 1 नंबर की क्लास जो है मैं एक बार डाल देता हूँ नेट पे, सभी मांग रहे हैं, मैं एक बार रात को डाउनलोड करके नेट पे डाल देता हूँ क्लास, आप लोगों को एक बार आप पढ़ लीजिए, क्लास को सुन लीजिए, फिर भी अगर कंफ्यूजन रहेगा तो हम रिपीट कर लेंगे। और मैं अपनी रिक्वेस्ट आपसे एक बार दोबारा करना चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट बड़ी सिंपल सी है कि सभी व्यक्ति प्लीज टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम पे आ जाइए, मेरे लिए बहुत आसान होगा, आप सबके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि ना मेरे से ज्यादा चैलेंज आप लोगों को आएगा कि आप अपना समय दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और आपको आपका सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा, ठीक है। सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं बता देता हूँ। अनमोल श्रद्धा के नाम से एक सोसाइटी चल रही है, हमारी दिल्ली में भी सोसाइटियां चल रही हैं, और बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां हैं जो हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, और आपके जो ये हुए क्या नाम है, जितने भी ज्योतिष हैं, इन सब के सर्टिफिकेशंस को कभी भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप ये काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। किसी भी तरीके की मतलब न्यूमरोलॉजी काउंट होता है आपका विज्ञान में प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर, ठीक है जी, कि आप कस्टमर्स को प्लेसिबो इफेक्ट देते हो, ठीक है जी। और रेकी जैसी क्लास हो गई, हिप्नोथेरेपी की जो क्लास हो गई आपकी, और आपका जितने भी टाइप्स की हीलिंग की क्लास हो गई, ये सारी की सारी क्लासेस आती हैं किसके अंडर में, आयुष मंत्रालय के अंडर के आती हैं आपकी, ठीक है। तो कल को आपके पास सर्टिफिकेट ना हो और आप प्रैक्टिस करो तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टिक होगा आपके लिए, या
होता क्या है कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ऐसी चीज आपके दिमाग में आए, तो दोनों ही सिचुएशन आए तो आप प्रैक्टिस आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो मुझे आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करना आसान रहेगा। जितने जिनके भी सर्टिफिकेशन एंड ऑल हैं मुझे प्रोवाइड करना आप लोगों को आसान रहेगा। देखिए जी, परफेक्ट तो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ होंगे, ठीक है। मेरे लिए तो आप 100 में से 50% आंसर सही दे रहे हो तो मेरे लिए आप परफेक्ट हो, ठीक है। स्कूल में भी 33 वाला पास हो जाता है ना, स्कूल से एक क्लास आगे तो मुकर ही जाता है जिसके 33 आते हैं, तो मेरे लिए पास हो। बाद में जब नौकरी लगती है व्यक्ति की तब बात आती है एक्सपीरियंस की भी, क्या अब उसको एक्सपीरियंस की जरूरत है, ठीक है। जब आपके सामने कस्टमर बैठा होगा, जब आप लोगों से बात कर रहे होंगे तो आप अपने आप ही परफेक्ट हो जाएंगे। मतलब परफेक्ट होने से नहीं घबराना, आप काउंसिल करके तो देखिए 2 4 5 लोगों को, तो आप देखेंगे कि आपके बोलने मात्र से कितना बदलाव आ रहा है लोगों की जिंदगी के अंदर। तो आप प्लीज समझिएगा मेरे पेन को, मेरा पेन इतना सही है कि आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और उस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सब, मेरे लिए आप लोगों को चीजें पहुंचाना आसान होगा। ये आपके फायदे की बात है और इसीलिए मैं आपको इनिशिएट करने के लिए चीज बोल रहा हूँ। दूसरा, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नाम कृपया करके बिकम ए न्यूमरोलॉजिस्ट या बिकम ए मॉडर्न मॉन्क, कुछ भी आप अपने नाम रख सकते हैं। और कल से हम रिकॉर्डेड क्लास करेंगे, ठीक है जी। मतलब मैं आप लोगों की जो अफर्मेशंस हैं वो क्लास पे डालता रहूंगा, और अफर्मेशन कैसे करनी है मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। मैं अफर्मेशन 2 तरीके से बनाऊंगा। मैं अफर्मेशन ऐसे बनाऊंगा कि अफर्मेशन में स्टार्टिंग में बना दूंगा आपके लिए योग निंद्रा या सेल्फ हिप्नोसिस वाला प्रोसेस, कि आप रिलैक्स हो जाइए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। तो कल से जो क्लास करेंगे आप बैठ के मत कीजिएगा, लेट के कीजिएगा, आपका आराम भी हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों की शिकायत है, सर आपकी क्लास के चक्कर में हमें डार्क सर्कल हो गए हैं, हम रात को सोते नहीं है टाइम पे। तो जी मेरी गलती नहीं है, आप यूट्यूब पे दिन में भी क्लास देख सकते हैं, ठीक है जी। और अदरवाइज खीरा नींबू वाली क्लास भी आती है यूट्यूब के ऊपर, आप खीरे लगा के सो भी सकते हैं रात को। आलू खीरे नींबू वाली क्लास आती है ना, आप वो लगा के भी सो सकते हैं, ठीक है जी। शिकायत मुझे करनी चाहिए और मुझे ही सब शिकायत कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। करना क्या है, आपको लेट के क्लास करनी है। सबसे पहले 3 से 4 स्टेप बता रहा हूँ जिसके आपको मेजर बेनिफिट मिलने हैं। जो मिस्टेक्स हम अफर्मेशन देते हुए करते हैं वो हमें नहीं करनी है। सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए कि मुझे किस चीज की अफर्मेशन सुननी है, मैं किस चीज की, क्या मेरी प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को सुनना है। काम सारे निपटा लेने हैं। सबसे लास्ट काम आपका होना चाहिए वॉशरूम, आपको वॉशरूम जरूर जाना है और पानी जरूर पीना है अफर्मेशन सुनने से पहले। वॉशरूम जाइए, पानी पीजिए, आराम से तसल्ली से लेट जाइए, और लेटने के बाद आप कान पे अपने हेडफोन ईयरफोन जो भी आपको लगाना है लगाइए। और लगाने से पहले आपको एक काम और करना है, या तो वीडियो आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा या आप वीडियो चलाते हुए फोन एरोप्लेन मोड पे डाल दीजिएगा और वाईफाई ऑन रखिएगा अपना। इससे क्या बेनिफिट होता है कि जब आप अफर्मेशन सुन रहे होते हैं तो किसी का फोन अगर बीच में आ जाता है तो कान में सीधी घंटी की आवाज आती है और आपका सारा रिदम जो क्लास का है वो टूट जाता है, वो नहीं टूटना चाहिए। आपको एक अच्छा सा माहौल बना के कान पे हेडफोन लगा के, पहले जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ योग निंद्रा या सेल्फ हिप्नोसिस, वो आपकी वीडियो में पहले 5 से 6 मिनट का हम वो डालेंगे, और उसके बाद आप क्लास में अफर्मेशन सुननी शुरू कीजिए। जो अफर्मेशन मेरी आवाज से आपको आ रही है, ठीक है जी, वही अफर्मेशन आपको अपने माइंड में दोहराते चले जाना है, बार 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 बार। उससे होगा क्या, आपको एकदम तेजी से नींद आएगी, ठीक है, और आप सो जाओगे, ठीक है। हम सो रहे हैं मतलब ये नहीं है कि मैंने वीडियो नहीं सुनी मुझे नींद आ गई थी, हम सो रहे हैं मतलब बहुत बढ़िया, कॉन्शियस माइंड स्विच ऑफ हो गया और अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रही हैं और हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे। आप यकीन मानिए, जिस भी व्यक्ति को नींद आती है वो अफर्मेशन का बेनिफिट ले पाता है, और जिसको नींद नहीं आती वो अफर्मेशन का बेनिफिट कहीं ना कहीं वो अपनी कॉन्शियस में रहता है, स्लो लेता है, ठीक है। तो सोना बहुत अच्छी बात है, और मैं तो कह रहा हूँ कि आखिरी काम है आपका कल ये, जैसे आप सोते हैं रात को, आपने अपना अफर्मेशन कान पे लगाई और सो गए, अफर्मेशन कान पे लगाई और सो गए। जिसकी जो प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं कि आज हेल्थ की अफर्मेशन आई आज हेल्थ की सुन लेता हूँ, कल मनी की आई है तो कल मनी की सुन लेता हूँ, परसों इसकी अफर्मेशन मतलब किसी और की अफर्मेशन आ रही है तो इसकी और की नहीं। जो आपकी प्रायोरिटी है ना, पहले आप अपनी प्रायोरिटी के पीछे पड़ जाओ, आप उसी प्रायोरिटी की अफर्मेशन सुनो। दूसरी अफर्मेशन भी तो यूट्यूब पे ही पड़ी है, कहाँ जा रही है, फिर हम 20 दिन के बाद सुन लेंगे, 21 दिन के बाद सुन लेंगे, अपनी प्रायोरिटी पे काम करो।
माइंड को एक ही काम पे लगाओ। दिमाग एक घोड़ा है, ठीक है जी, और घोड़े को जब तक वो ऐसे पट्टी पहनाई नहीं जाती ना कि वो ना इधर देख सके ना इधर देख सके और सीधी दिशा में भागे, ट्रेंड करना पड़ता है। तो दिमाग को जब आप ट्रेंड करोगे ना, बार बार एक ही अफर्मेशन, बार बार एक ही अफर्मेशन, तब आपका दिमाग मतलब आपके साथ चलना शुरू करेगा। एंड यकीन मानिए, हर एक इनपुट का आउटपुट जरूर होता है, हर एक इनपुट का आउटपुट जरूर होता है, और आउटपुट अपना रिजल्ट लेके आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनपुट कैसा देते हैं, हम इनपुट कैसा देते हैं। और जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो नहीं करनी है। अफर्मेशन देते हो कि 2 मिनट अभी सुन ली, 2 मिनट बाद सुन ली, नहीं, आखिरी काम करना है। अफर्मेशन जरूर सुननी है सभी लोगों ने, ठीक है जी। और बाकी जिन भी व्यक्तियों के मैं फोन नहीं उठा पाया हूँ या फोन नहीं उठा पाता, तो उनके लिए भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका मैसेज इग्नोर किया गया है। डायरी चल रही है साथ साथ, एक जिस भी व्यक्ति का नंबर है वो डेट वाइज लिखता जा रहा हूँ डायरी के अंदर, पूरा का पूरा आप सबका डेटा बनता जा रहा है कि इस दिन इतने व्यक्तियों के मैसेज आए हैं, तो आगे का एक डेट ये भी तय हो रहा है कि इस दिन इन सबको रिप्लाई जाएगा मैसेज का, और इन लोगों का जो रेमेडी है वो तय होके जाएगा। तो मुझे आप 16 तारीख तक का, 17 तारीख तक का टाइम दे दीजिएगा। 17 तारीख के बाद आपके पास मेरे कॉल आने लगेंगे, और आप लोगों को पूरा फ्रीडम है कि आप अपने मैसेज लिख के डाल सकते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ की रेमेडी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप लोगों को फुल फ्रीडम है मेरे साथ, ठीक है। मैं रिप्लाई भी टेलीग्राम पे करूंगा आप सबको, और मैं कॉल्स आपको डायरेक्टली मैं ही बात करूंगा, 1 बाय 1 सबके साथ बात करूंगा। कोई इतने ज्यादा नंबर भी नहीं मेरे पास आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इंक्वायरी मेरे पास अभी तक 170 के करीब आई है, ठीक है जी। तो 170 को निपटाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 8 से 10 दिन लगेंगे कि मैं आप सब लोगों से फेस टू फेस बात करके उनको वो कर चुका हूँ। आपकी जो भी रेमेडीज है, जो भी चीज आप मेरे से मांग रहे हैं, जहाँ भी मैं आपके काम आ पाऊंगा, वो मैं आराम से मतलब 7-8 दिन के अंदर ये काम कर पाऊंगा। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर स्किप करते हैं। 1 तारीख वाली कंफ्यूजन नहीं लेनी है, फिर से बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो हम रिपीट कर लेंगे। ग्रुप के नाम चेंज करने हैं, सभी को टेलीग्राम पे आना है साथ में मिलके। और टेलीग्राम का ग्रुप जब मैं ओपन करूं तो कृपया करके गाने, भजन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हम सब नहीं करेंगे। आप एक अफर्मेशन डाल दो ना, वो सबको फायदा दे देगी। आप लिख दो ना, हम सबके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, सब पढ़े कम से कम खुश तो हों कि पैसे आ रहे हैं। अब गाना डाला वो भी इंग्लिश में, हिंदी में गाना होता तो सब सुन भी लेते, गाना भी इंग्लिश का डाल दिया, किसी को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब कोई मेरे जैसा स्कूल ही ना गया हो तो इंग्लिश का गाना कैसे समझ में आएगा हमें, ठीक है जी। तो क्वेश्चन सर आज हम स्किप कर रहे हैं, और हम कल मिलते हैं अगेन सेम टाइम पे, मैं आप लोगों को लाइव मिल जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जिन लोगों के क्वेश्चंस के लिए हैंड रेज है, मैं उनसे विनती करूंगा कृपया आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपको अभी रिप्लाई कर दूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड हो गई है, कल की रिकॉर्डिंग जो पेंडिंग है वो मैं अपलोड कर दूंगा मंथ के नाम के साथ। धन्यवाद जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। थैंक यू जी, धन्यवाद जी।